मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि प्रेम होती है तो ईर्ष्या भी स्वाभाविक रूप से होती है। अपने कर्म निष्ठा के प्रति समर्पित रहता है तो वहीं गलत कार्य करके शॉर्टकट रास्ता अपनाकर अपना स्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति में भी लगा रहता है। अनंत काल से जब से मनुष्य का अस्तित्व है तब से हर एक तरह के इंसान समाज में रहते आए हैं। वहीं प्रत्येक समाज में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ लोग ऐसे दायित्व विहीन कार्य करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक हितों की बलिदानी कर देते हैं और वहीं पर जन्म होता है भ्रष्टाचार का, जहां व्यक्ति अपने आचार को, अपने व्यवहार को, अपने कार्यों से इस प्रकार दुष्प्रवृत्ति कर देता है कि सामान्य जनजीवन उसे स्वीकारने की स्थिति में नहीं होता है। भ्रष्टाचार शब्द की उत्पत्ति देखें तो भ्रष्टाचार इंग्लिश का शब्द करप्शन से बना है। करप्शन का अर्थ, करप्शन लैटिन के शब्द करप्ट से बनी है और करप्ट का अर्थ होता है तोड़ना। यह किसको तोड़ता है? तो अपनी परंपरा को, अपनी मान मर्यादा को, अपने देश में बनी कानून को तोड़ता है, अपनी परंपरा को तोड़ता है, अपने रीति रिवाज को तोड़ता है, अपने नागरिक व्यवहार को तोड़ता है। हर एक चीज के विरुद्ध अब काम कर सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक हित की बलिदानी कर देता है। वह हर एक चीज को तोड़ता है जो सामाजिक मानदंड के विपरीत होता है। इस सामाजिक मानदंड के विपरीत कार्य करने के कारण ही समाज उसे सहज स्वीकार नहीं कर पाता है। भ्रष्टाचार सीधे तौर पर पैसे से ही जुड़ा हुआ नहीं होता है, यह एक प्रकार का रिश्वत होता है, पर पैसे के अलावा भी इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो जाता है। निजी लाभ के लिए अपने सत्ता का दुरुपयोग करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है। यह धन से संबंधित हो भी सकता है और धन से संबंधित नहीं भी हो सकता है। जैसा कि एक विद्वान है D.H. बेली, उन्होंने कहा है कि निजी लाभ के विचार के परिणाम स्वरूप सत्ता के दुरुपयोग जो धन से संबंधित नहीं भी हो सकता है भ्रष्टाचार कहलाता है। वहीं एक विद्वान है मैरी सेफेल, उनके अनुसार देखें तो भ्रष्टाचार ऐसा ही व्यवहार है जो स्थापित मानदंड और सार्वजनिक भूमिका निर्वाह के कर्तव्यों को संचालित करने या निजी लाभों के लिए पदों के उचित प्रयोग से विचलन होता है। हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग के रूप में इस समाज में दिखता है। आज इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। आर्थिक लाभ के लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने औपचारिक कर्तव्य से वह विमुख हो जाता है। वह यही कारण है कि आज आम लोगों को हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिखता है। भ्रष्टाचार का क्षेत्र आज काफी व्यापक हो गया है। भ्रष्टाचार के क्षेत्र को देखें तो आज कोई भी शहर में कह सकता है कि आज स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या विकास का कोई भी विभाग हो, सरकारी विभाग हो, तो हर जगह वह आसानी से बोल देता है कि अभी तो भ्रष्टाचार का समय है, अभी तो शिष्टाचार का समय ही नहीं है। यह अलग बात है कि समाज में अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें 10 व्यक्ति ही भ्रष्ट होंगे, लेकिन वह 10 व्यक्ति भी पूरे समाज समुदाय को बदनाम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्यालय है तो जितने लोग हैं सभी भ्रष्ट हैं, उसमें कुछ ही भ्रष्ट हैं, लेकिन पूरे समुदाय को लोग उसी नजर से देखने लगते हैं। समाज में खराब लोग होते हैं तो समाज में कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग सामान्य भी होते हैं जो कि किसी से मतलब नहीं रखते हैं, वहीं समय आने पर बदल भी जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वहां
आम जन ऐसा महसूस करता है कि भ्रष्टाचार का दायरा काफी व्यापक हो गया है। किसी भी लोक सेवक के भ्रष्टाचार को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार काफी व्यापक अर्थ में है। और यहाँ पर ये जो भ्रष्टाचार जिस रूप में दिखता है, वहां यह कह सकते हैं कि अपने अधिकार, कोई भी अधिकारी अपने प्रतिष्ठा हैसियत के दायित्व को निभाने के लिए यदि कुछ भेंट स्वीकार करता है तो वह भ्रष्टाचार है। किसी आर्थिक लाभ के लिए अवैध रूप से कमाई करता है, किसी सार्वजनिक संपत्ति का धोखाधड़ी करता है, और यदि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए इनकार करता है और जिससे दूसरे का अहित और अपना हित होता हो, वह भ्रष्टाचार कहलाएगा। और यह भी हम जान लें कि भ्रष्टाचार की संभावना वहां ज्यादा अधिक प्रबल हो जाती है जहां निर्णय लिए जाते हैं। कोई ठेका स्वीकृत कराना हो, बिल पास कराना हो, वहां यदि लोकतांत्रिक परिस्थिति नहीं होगी, कानून के अनुसार काम नहीं होगा, तो स्वाभाविक है वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कोई अपना बिल पास कराने के लिए कोई ठेकेदार हो या किसी भी परिस्थिति हो, या आप ऑफिस जाते हैं तो अपना काम कराने के लिए अगर पैसा नहीं देते हैं तो काम नहीं होता है। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो यहाँ पर हम उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हैं। वहीं यदि किसी कार्यालय में सुचारू रूप से कानून की दृष्टि के अनुसार हर काम सही ढंग से हो रहा हो तो वहां पर उसे हम भ्रष्टाचार की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। आज की तारीख में यह अलग बात है कि सरकार ने इस पर कड़ी निगरानी भी की है। समय समय पर इतने अधिक घोटालों का पर्दाफाश हुआ है कि कोई भी क्षेत्र इससे बचा हुआ नहीं दिखता है। आप चारा घोटाला देखे होंगे, सड़क घोटाला याद होगा, रक्षा क्षेत्र में घोटाला, पेट्रोलियम क्षेत्र में कुछ घोटाला, ऊर्जा क्षेत्र में घोटाला, संचार मोबाइल तकनीक की दुनिया में घोटाला, पुलिस स्थिति देख रहे हैं, हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए, राजस्व विभाग की स्थिति देखिए। हर जगह आपको ऐसी बातें दिखती है, अस्तित्व में भी आई है, जहां लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। गोला बारूद खरीदने के लिए घोटाला होता है, ताबूत खरीदने तक में घोटाला हो गया, कंपनी को अपना काम कराने के लिए घोटाला हो गया। तो इस तरह की वहां पर रिश्वत की बात होती है। लोग रिश्वत देते हैं अपना काम कराने के लिए, और अपना किसी भी तरह से वो बच के रहे, उनका काम हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह की बातें हमें देखने को मिलता है। तो पुलिस विभाग में कोई साधारण सा आपको ट्रैफिक सिस्टम पर भी इस तरह की कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां लगेगा आपको कि किस तरह सड़क पर भ्रष्टाचार दौड़ती है। भ्रष्टाचार का क्षेत्र इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि जहां पर जिस जगह इसका जड़ ही नहीं फैलना चाहिए वहीं पर फैल जाता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार इसका एक सबसे अच्छा नमूना है। अच्छे लोग बहुत कम ही अब आ पाते हैं पूर्व की तुलना में। कोई आपराधिक प्रवृत्ति के आ जाते हैं तो कोई पैसा देकर टिकट खरीद लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर भ्रष्टाचार फैलने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। कोई आदमी यदि 1 करोड़ 2 करोड़ देके टिकट खरीदता है तो स्वाभाविक है वो चाहेगा कि हम इससे ज्यादा पैसा किसी तरह कमाएं। यह अलग बात है कि कोई टिकट बेचता भी है और कोई खरीदता भी है, तो सार्वजनिक जीवन में वह उस बात का पर्दाफाश नहीं करता है कि इतने में टिकट खरीदा गया। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे समाज में जो लोकाचार है, जो लोक प्रवृत्ति है, जो किंवदंतियां फैली हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बहुत चीज समाज में ऐसी है जो कि बात प्रदर्शित नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी वह आम जनों में बैठ जाती है, घुसपैठ कर जाती है। साक्ष्य मिले न मिले, खोजे कोई या न खोजे, लेकिन जो प्रवृत्ति है वह हर एक आदमी इससे वाकिफ कहीं न कहीं रहता है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि समय समय पर सरकार ने, विभिन्न सरकारों ने भ्रष्टाचार निवारक निरोधक कानून भी बना है। 1947 से लेकर 2018 तक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाए गए हैं।
1947 में बनाया गया जिसमें देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1988 में भी बना, उसके बाद 2018 में भी बना। लेकिन इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार समान जीवन में इस तरह प्रवाहित हो रहे हैं कि यह शिष्टाचार की तरह दिखने लगा है। अगर हम भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1947 की ही बात करें, जिस समय की देश आजाद हुआ था, उस समय भी संविधान निर्माताओं को, उस समय के नेताओं को लगा था कि ब्रिटिश शासन है, वे लोग तो अपने पद प्रतिष्ठा का पूरा नाजायज फायदा उठाते थे, उनको यहाँ के लोगों से मतलब नहीं था। तो ऐसी ही बातें नहीं हो जाए, नहीं होने की संभावना थी, इसलिए कि उस समय के नेतागण भी कहीं न कहीं आज की अपेक्षा ज्यादा नैतिकवान थे। इसके बावजूद उन्होंने एक बेहतर संविधान की रचना की और 1947 के अधिनियम में बात कही गई थी कि रिश्वत लेना या कोई धन का दुरुपयोग करना, आर्थिक लाभ किसी तरह उठाना, आय से अधिक संपत्ति जमा करना, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करना, ये सब भ्रष्टाचार के दायरे में आते थे। वहीं 1988 के देखें तो वहां भी कहा गया कि सार्वजनिक उपक्रम हो या कोई भी, इसका दायरा बहुत अधिक बढ़ाया गया, राष्ट्रीयकृत हो या राजकीयकृत हो, तो या कोई पदाधिकारी हो, कोई यूनिवर्सिटी की लेवल पर हो, तो हर किसी को लोक सेवक घोषित करके भ्रष्टाचार निवारक निरोधक के दायरे को बढ़ाया गया। वहीं 2018 की बात देखें तो घूस लेना और देना दोनों अपराध घोषित कर दिया गया। इसके दायरे को और अधिक बनाया गया। प्रशासन सुशासन स्थापित हो, स्वच्छ शासन स्थापित हो, स्वच्छ समाज बने, इसके लिए इनके दायरा को और अधिक व्यापक बनाया गया। अब हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण क्या है। तो इसके कई एक कारण है, आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक। इसके कारण में हम अगर देखें तो पारदर्शिता का भी अभाव दिखता है, लाल फीताशाही है अपने यहाँ की, सेवा में कमी होता है, उच्च आदमी को जो है जीवन शैली के प्रति अधिक मोह है, धार्मिक कारण है कि लोग अब धर्म से डरते नहीं है। पहले लोग धर्म से भी डरते थे, उन्हें लगता था कि आगे के जन्म में हमें नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए गलत काम नहीं करें। लेकिन आज की तारीख में वो बात नहीं है। परिवारवाद की भावना आज ज्यादा हावी है। लोग सोचते हैं कि अपना जो रिश्तेदार है, नातेदार है, इसको अगर हम अपना कोई पोस्ट दिलवा देते हैं तो कल के दिन यह मुझे फायदा होगा। तो परिवारवाद की भावना के कारण इस तरह की बातें ज्यादा होती है। वे सही तरीके से अपना काम नहीं करते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दूसरे का काम करने लगते हैं। कभी यहाँ की आर्थिक नीति भी इस तरह कभी लगती है कि जो हमारी व्यवस्था है, तो यहाँ जैसे कोई आपको लाइसेंस लेना हो, बिजली बिल हो, किसी भी तरह की स्थिति होती है, सही तरीके से काम नहीं होती है, तो उन्हें लगता है कि हम जो फंसेंगे किसी भी तरह की बात में, किसी भी तरह केस में, जिससे अच्छा है कि कुछ ले दे के मामला निपटा लेते हैं। वही भी अधिकारी चाहते हैं कि हम ले दे के मामला काम अपना तमाम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो भावना थी लोगों में कि सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन आज इसका उल्टा दिखता है, उच्च जीवन होता है और विचार सादा हो गया है। तो इस तरह की भावना भी दिखती है। संविधान में निर्माताओं ने तो बहुत सी व्यवस्था की है, लेकिन आज की जो जिस तरह की क्षेत्र बन रही है, तो इतनी अधिक भी लोग अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे, ऐसी संभावना शायद नहीं जताई गई होगी। यहाँ की न्यायिक व्यवस्था भी ऐसी है, न्यायिक उदासीनता हम कह सकते हैं कि कोई भी मामला इतना लंबा खिंचता है कि लोग वहां पर चाहते हैं कि हम इतना दिन जो इसमें फंसे, इससे अच्छा है कि कुछ ले देकर भी मामला समाप्त हो जाए। तो यह कारण भी है। न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ महंगी है, वहां जो फंसेंगे इससे अच्छा है कि ले दे के ही काम खत्म हो जाए। सीबीआई है या पुलिस है, कहीं भी आप देख सकते हैं, वहां पर हर जगह लगता है ऐसा कि कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। अब यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में भी देखें तो इतने अधिक मूल्यों टिकट की बिक्री होती है, उसके बाद चुनाव में इतना अधिक खर्च होता है कि लोग, आम लोग को समझ में कुछ नहीं आता है। बड़े बड़े लोग एक तरह से वहां पर पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। चुनाव में भी यदि कम खर्च हो तो कोई बात बने। सरकार ऐसे बात करती है कि
इतना उसके लिए निर्धारित तय कर दी गई, इतना से अधिक राशि नहीं कर सकते। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, जितने बड़े बड़े वाहन से प्रचार किए जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पैसा का तो जो है बहुत दुरुपयोग हो रहा है और वह पैसा कहीं न कहीं आम आदमी पर पड़ता है। यह बात साधारण तौर पर लोगों को समझ में नहीं आती है। लेकिन इन सब सारे अपर्याप्त कानून हम कर सकते हैं, तकनीकी कारण ऐसे हैं कि वहां पर भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। वहीं भ्रष्टाचार के प्रभाव को देखें तो आम आदमी बहुत इससे बुरी तरह प्रभावित है। उसे लगता है कि नहीं, यह भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति कहीं न कहीं उसका शोषण कर रही है। आम लोग पंगु स्वयं को महसूस करते हैं, वे साहस का अभाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ का शिकायत अगले ऑफिस में भी करेंगे तो शायद काम नहीं बनेगी। और निवेश भी प्रभावित होता है। आर्थिक रूप से देखें तो विनिवेश भी प्रभावित होता है। विदेश से भी लोग यहाँ पर पूंजी इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ की कार्य प्रणाली ऐसी है कि वहाँ पर उनको रिश्वत देना पड़ेगा। उद्योग लगाने के लिए वो लोग इच्छुक नहीं होते हैं। वहीं यह भी हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं रहे तो यहाँ का देश का जीडीपी भी बढ़ सकता है और विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ जिस तरह की भ्रष्टाचार का दुरुपयोग होता है तो इससे जो आम आदमी, इसमें कोई विदेश देशी हो या विदेश का कोई भी आदमी इससे प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार के प्रभाव में देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि सरकारी धन की बर्बादी होती है। वे सही तरीके से दायित्व से विमुख हो जाते हैं, जिस कारण कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है। और प्रभाव देखें तो सरकार का जो स्वरूप होता है, जो कानून बनाई गई है, इसके संतुलन को ये लोग बिगाड़ कर रख देते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ये लोग शोषणकारी अवधारणा में बदल देते हैं। किसी का पैसा अगर वो लोग खा लेते हैं तो यहाँ पर क्या कहा जाए, राजस्व की भी सरकार को हानि होती है, क्योंकि वे कम लेन देन करके अपना ही पॉकेट भर लेते हैं। सरकार तक भी पैसा जो वाजिब फाइन पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है। बहुसंख्य जनता जो गरीब के रूप में देश में, उन पर ज्यादा असर पड़ता है। वे इस भ्रष्टाचार से ज्यादा प्रभावित करते हैं। राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि 1 रुपया अगर वहां चलता है केंद्र से तो आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा ही रह जाता है। तो इतने ऐसी भी बातें होती है। हालांकि आज की तारीख में सरकार ने ऐसी पारदर्शिता की व्यवस्था की है और हर कोई कार्य इस तरह ऑनलाइन की जाती है ताकि प्रयास किए जाते हैं कि सीधे लाभुक के खाते में भी पैसा जाए और भ्रष्टाचार की संख्या का अनुपात कम हो। लेकिन इन सब के बावजूद बिचौलिए का अपने देश में जो स्थिति है यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, भ्रष्टाचार ने जो प्रभावित किया है, व्यक्ति के नैतिकता को गिरा है, नैतिक जीवन में गिरा है। उसका व्यक्तिगत चरित्र ही किसी का यदि गिर जाता है तो स्वाभाविक है कि वह खुद तो अनुशासनहीन में रहेगा, कालाबाजारी करेगा और दूसरे समाज का भी हानि पहुंचाता है। सरकार ने बहुत उपाय किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की विषबेल इतनी अधिक फैल गई है कि इसे निपटना सरकार के लिए काफी अधिक चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की 1964 में स्थापना की गई थी और उसके पीछे यह उद्देश्य था कि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर जांच पड़ताल करना और जो व्यक्ति आरोपी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, उस परामर्श देना कार्रवाई के लिए। मंत्रालय हो, विभाग हो, सार्वजनिक उपक्रम हो, वहां भ्रष्टाचार नहीं फैले तो इसके लिए उन पर हर एक दृष्टि से रोक लगाने की बात कही गई थी। आप देख सकते हैं कि 1963 में संथानम समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की भी स्थापना की गई थी और ऐसी कोशिश करती रही गई है कि भ्रष्टाचार नहीं फैले। इस सब के बावजूद भ्रष्टाचार एक सच्चाई के रूप में मौजूद है, जिससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राजस्व विभाग हो अथवा कस्टम विभाग, समय समय पर ऐसे ऐसे मामले आते हैं जिससे दिखता है कि भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है। कई जगह उच्च स्तर पर लोग
लोकपाल बिल की स्थापना की गई, लोकायुक्त की स्थापना की गई कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार कम हो, नहीं हो, लेकिन इन सब के बावजूद भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो रहा है और आम लोगों के पास कोई इसका उपाय नहीं है। यहाँ पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ सुझाव हम दे सकते हैं कि यथा कि भ्रष्टाचार सबसे प्रथम सीढ़ी होता है कि व्यक्ति नैतिक दृष्टि से गिर जाता है। तो व्यक्ति में नैतिकता का विकास करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए उसके प्रारंभिक स्तर पर से ही नैतिकता दिखाना होगा कि कैसे वह नैतिक बन सके। जो बेईमान है तो उन पर रोकना होगा और वहीं समाज में जो अच्छे लोग हैं वे उस भ्रष्टाचारी के अनुकरण न करें, इस बात को भी देखने की जरूरत है, उसे रोकने की जरूरत है। हर एक चीज को पारदर्शी बनाया जाए। यद्यपि की सूचना का अधिकार है, लोग सरकारी खर्चे का हिसाब मांग सकते हैं, देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। इन सब के बावजूद यहाँ पर और अधिक पारदर्शिता स्थापित करने की आवश्यकता है। किसी भी कार्यालय में कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है। और कानून के अनुसार कार्य सही समय पर निष्पादन हो, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाल फीताशाही के कारण काम डिले होता है और काम को दरकिनार कर दिया जाता है, जिस कारण कि भ्रष्टाचार फैलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। हम यह भी देखते हैं कि लोगों को जो गलत काम करते हैं उन्हें डर नहीं लगता अपने स्थापित कानून से, तो कानून को सख्त बनाने की जरूरत है। जो व्यक्ति गलत करे तो उसे गलत करने से डर लगे। और इन सब के साथ साथ सबसे यह भी जरूरी है कि भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए जनसहभागिता स्थापित हो। लोग लड़े, सिर्फ सरकार के बलबूते ही सब चीज नहीं छोड़ी जा सकती है। लोग भ्रष्टाचार से लड़ने का साहस करें। इस प्रकार के साहस जिस तरह की यूरोपीय देशों में या अन्य देशों में दिखाई जाती है, वह यहाँ भी दिखाने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। लोगों को अपने अधिकार भी समझने की जरूरत है कि यह आपका अधिकार क्या है। व्यक्ति उदासीन न बने, व्यक्ति निष्क्रिय न रहे। तो ऐसी भी बातें स्थापित करने की आवश्यकता है। व्यक्ति जितना सक्रिय रहेगा, हमारा देश, हमारी परिस्थिति, हमारी लोकतांत्रिक भावना उतना ही अच्छा होगा, उतना ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनेगा। भ्रष्टाचार के व्यापकता से हर एक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अर्थ होता है कि देश की भी आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए देश के विकास के लिए व्यक्ति का भी विकास जरूरी है और व्यक्ति के विकास के लिए देश का भी विकास जरूरी है। तो इन सब बातों के लिए भ्रष्टाचार का समाप्त होना अति आवश्यक है। हम यह भी कह सकते हैं, जिस तरह मानव समाज में समय समय पर हर एक तरह की चुनौतियों से उसे जूझना पड़ता था। कभी जंगल में रहता था तो उसे अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। कभी जब हम विदेशों के गुलाम हो गए तो फिर हमें आजादी के लिए लड़नी पड़ी। और आज की तारीख में व्यक्ति को आज भी लड़ने की जरूरत है और आज भ्रष्टाचार से लड़ने की जरूरत है। तभी व्यक्ति अपने जिस अधिकार को सरकार को सौंप कर सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, विकास करना चाहता है, वहां पर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासन के लिए, स्वच्छ शासन के लिए। इसके लिए कानून में सख्ती की जरूरत है और जो लोकाचार वाली बात होती है, इस तरह की भावना समाज में न हो, यह भी देखने की जरूरत होती है। लोग ऑफिस जाकर पैसे भी दे देते हैं और बोलते भी नहीं है। यहाँ पर सरकार और समाज दोनों स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। जहां पर आवश्यक हो कानून को लचीला बनाया जाए और जहां पर आवश्यक हो कानून को सख्त बनाया जाए। इन सब के साथ साथ अधिकारी का, कर्मचारी का जो दायित्व है वो भी यदि समय से निर्वहन कर दे तो फिर भ्रष्टाचार
कम फैलेगा, यह भी देखने की जरूरत है।